जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक के पूछे जाएंगे आपसे। और सबसे बड़ी बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसे एक बार सुन लें, समझ लें, इसके नोट्स बना लें। उम्मीद है कि क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, इसी के अंदर से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने इसमें कवर किया है। साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन हैं वो भी इसमें कवर हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया है। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं चिप्स से ही। चिप्स तो आप लोगों को बहुत पसंद होगा और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, विकृत गंधिता क्या है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यहां मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये आपसे विकृत गंधिता पूछ लिया जाए या पूछा जाए कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए आपके दिमाग में चिप्स होना चाहिए। जैसे ही आप चिप्स का पैकेट लेते हैं और उसे ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो वो जो गैस होगी, जो गैस निकलेगी, उसका नाम आप याद कर लीजिए। उसका नाम है नाइट्रोजन। लोग कहते हैं कि इसमें आधा चिप्स भरा हुआ है, आधे में हवा भर के दे दिए हैं। तो वजह क्या है उसकी, ऐसा क्यों किया जाता है? तो चलिए जानते हैं इसकी वजह। सबसे पहले विकृत गंधिता को परिभाषित कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। यहां आपको एक मुख्य शब्द याद करना है, उपचयित। उपचयन या उपचयित या ऑक्सीकरण। ये शब्द यदि आपने याद कर लिया तो ये आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, अच्छे से लिख पाएंगे। हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग अपने घर में चिप्स वगैरह फ्राई करके रखते हैं तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो क्रिस्पी नहीं रह जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उसका स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाता है। और ये जो कंपनी वाले हैं क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं और नाइट्रोजन गैस डाल के उसको पैक कर दिए। अब होगा क्या, नाइट्रोजन गैस की वजह से जो चिप्स है उसका उपचयन नहीं हो पाएगा। उपचयन नहीं हो पाएगा तो उसका स्वाद एवं गंध भी नहीं बदल पाएगा। इसीलिए विकृत गंधिता से बचाने के लिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, इनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। तो 2 चीजें हो गई, उपचयन और नाइट्रोजन। 2 चीजें याद कर लीजिए कि चिप्स और ये जो कुरकुरे हैं, नमकीन हैं, ये सब यदि लंबे समय तक रख दिए जाएं तो ये उपचयित होकर इनका उपचयन हो जाता है, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिस वजह से इनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। संक्षारण क्या है? लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? ये भी 2 क्वेश्चन है। तो संक्षारण सिर्फ जंग लगना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। संक्षारण सिर्फ जंग लगना नहीं है। संक्षारण को परिभाषित कैसे करेंगे? बहुत ही सरल शब्दों में। इसके आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा। धातुओं का नमी, अम्ल, वायु, आर्द्रता, वही है नमी, आर्द्रता, अम्ल, वायु, हवा आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। मतलब ये जो धातुएं होती हैं, नमी, आर्द्रता, अम्ल, वायु आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, इसे कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहे में संक्षारण, चांदी की वस्तुओं में संक्षारण होता है। इसके अलावा कॉपर, तांबे में भी संक्षारण होता है। तो ये सब, ये जो धातुएं हैं, चाहे सिल्वर हो, लोहा हो या फिर कॉपर हो, ये सब धातुएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं, इसे कहते हैं संक्षारण। और संक्षारण से बचाव के लिए हम इनमें लोहे की वस्तुओं में पेंट करते हैं। इसके अलावा इनका मिश्रातु या मिश्र धातु भी बनाते हैं और भी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, मिश्र धातु बनाए। तो संक्षारण से बचाव के लिए ये चीजें की जाती हैं। अगला चलिए अगला क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है?
तो सबसे पहले आप सोचिए कि किसी भी चीज को साफ क्यों किया जाता है? जब उसके ऊपर कोई एक धूल की, गंदगी की परत आ जाती है। तो यहां मैग्नीशियम रिबन में ऑक्साइड की परत जम जाती है। बस आपको याद करना है क्या? ये एक शब्द याद कर लीजिए। मैग्नीशियम तो पहले से ही लिखा हुआ है, मैग्नीशियम के साथ आप ऐड कर लीजिए ऑक्साइड। सिर्फ आपने एक शब्द याद किया ऑक्साइड और आपका ये पूरे का पूरा आंसर तैयार हो गया। लिखना कैसे है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और इसी परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्योंकि जब जलाया जाएगा तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है वो उसे अच्छे ढंग से मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देगी। इसलिए जरूरी है कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को पहले हटा दिया जाए, उसके बाद उसे जलाया जाए। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो आप ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जान लीजिए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊर्जा निकलती है। ये तो श्वसन क्या है? एक मंद दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया है। इसे याद कर लीजिए। श्वसन क्या है? एक मंद दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही सरल है। ऊष्माक्षेपी इसलिए है क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, पहली चीज। दूसरा, ये क्या कौन सी अभिक्रिया है? यह मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके पहले हम लोगों ने चिप्स वाला क्वेश्चन देखा था, तो चिप्स में भी उपचयन दिया हुआ था और ये वही अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण बोल दीजिए या उपचयन अभिक्रिया बोल दीजिए, दोनों एक ही है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यह भी इंपॉर्टेंट है। संतुलित का मतलब समझ लीजिए बराबर। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। इन दो शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए, अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद को समझने के लिए एक सिंपल आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको शरबत बनाना है, तो आपने लिया पानी, शक्कर, उसमें नींबू या और कुछ चीजें डाली आपने, और आपका शरबत तैयार हो गया। तो जो आपने चीजें प्रयोग की हैं, पानी, शक्कर, नींबू या और भी कोई लिक्विड, ये सब के सब कहलाएंगे अभिकारक, जो मिलते हैं और बना क्या रहे हैं? शरबत, उत्पाद। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में दो चीजें होंगी, एक होगा अभिकारक, दूसरा होगा उत्पाद। अभिकारक मिलते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। आगे अभी हम लोग बहुत सारे जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अपक्रियाएं हैं, उनको देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भी आपको ये चीज वहां याद रखना होगा कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। और यदि दो चीजें आपने याद कर ली तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। रासायनिक अपक्रिया में दो चीजें हैं, अभिकारक और उत्पाद, और संतुलित का मतलब होता है बराबर। बस तीन चीजें आपके दिमाग में आ गई, आपने समझ लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान हो, कुल द्रव्यमान बराबर हो, वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। द्रव्यमान बराबर हो, यहां से एक शब्द पकड़ लीजिए आप, द्रव्यमान क्या हो? दोनों के बराबर हो, मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, वह कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। और यह आवश्यक क्यों है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो यहां आपने तीन चीजें सीखी, अभिकारक, उत्पाद और समान द्रव्यमान या बराबर द्रव्यमान, और यहां द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यदि आप इस वीडियो को सुनते भी जा रहे हैं तो भी आपका ये क्वेश्चन तैयार होता जाएगा, नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम के टाइम पे बहुत आसान रहेगा आपके लिए इनको तैयार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किन प्रेक्षणों के आधार पर कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसके लिए आपको तीन चीजें, तीन में परिवर्तन और एक उत्सर्जन याद करना है।
हम कैसे देख के बता सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, रंग में परिवर्तन होना चाहिए और तापमान में परिवर्तन। 3 परिवर्तन और एक गैस का उत्सर्जन या गैस का निकलना। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। अवस्था, रंग और तापमान, इन तीनों में परिवर्तन होगा। चौथे नंबर पे गैस का उत्सर्जन या गैस का निकलना। चलिए अब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करने से पहले आपको दो चीजें अपने दिमाग में अच्छे से रखनी होंगी, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हैं इन सब में ये दोनों शब्द बार बार आएंगे। अभिकारक मिलते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है। अब जो अभिक्रिया है उसमें इन्हीं दोनों शब्दों को मिलाते हुए आपको डिफाइन कर देना है, परिभाषित कर देना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखें, संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब है, संयोजन का मतलब पहले समझ लीजिए, जुड़ना। जुड़ेगा क्या? अभिकारक। बनेगा क्या? उत्पाद। तो अब आपको ये जितने भी अभिक्रियाएं हैं सबको ऐसे लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन में ध्यान रखिएगा, एकल उत्पाद, सिर्फ आपको यहां से एक शब्द याद करना है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। इस अभिक्रिया को आप 3 जगह लिख सकते हैं। यदि आपने इस अभिक्रिया को याद कर लिया तो आप इसका उपयोग 3 जगह कर सकते हैं। सबसे पहला, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो यदि आपसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ जब अभिकारक मिलते हैं एवं उत्पाद का निर्माण होता है साथ में ऊष्मा निकलती है, इसे कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये उसका एग्जाम्पल हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, घर में जो हम लोग चूने का इस्तेमाल करते हैं, देखते होंगे कुछ समय पहले तक चूने से पुताई हुआ करती थी, तो उसमें यही कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बिना बुझा चूना है, जल के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। आपके इस लेसन में एक क्वेश्चन और है कि कोई पदार्थ X है, उसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो X का नाम बताइए और उसके जल के साथ अभिक्रिया को लिखिए। तो आप यही अभिक्रिया लिखेंगे। ये जो X है ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसकी जल के साथ अभिक्रिया, यही अभिक्रिया लिख दीजिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। और तीसरा क्वेश्चन संयोजन अभिक्रिया, मतलब इस समीकरण के द्वारा आप 3 प्रश्नों का उत्तर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो ये संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और ये समीकरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण से ही समझाइए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं एवं उत्पाद का निर्माण करते हैं, साथ ही इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और ये उदाहरण लिख दीजिए। और तीसरा X वाला। तो ये तीनों आपके तैयार हो गए। चलिए आगे चलें। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में एकल उत्पाद बनता है और यहां एकल अभिकारक रहेगा। वियोजन में एकल अभिकारक रहेगा, ये टूटेगा और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर है, यह टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ ऊष्मा दी जाती है इसको, और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ों का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। एक क्वेश्चन इसमें आता है, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यहाँ निर्माण होता है। अब वियोजन में क्या होता है? ये टूटता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक में निर्माण हो रहा है, एक में बन रहा है, दूसरे में टूट रहा है, इसलिए इन्हें दोनों को एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। तो ये दूसरे
संयोजन और वियोजन अभिक्रिया हो गई। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। बहुत सिंपल है, जैसे ये Fe आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ क्या होगा, ये जो आयरन है ये आएगा और इस कॉपर को बोलेगा कि भैया यहाँ से उठ के चला जा, तो यहाँ मैं बैठूंगा। तो इसने क्या किया, आयरन आया यहाँ और सल्फेट के बगल से बैठ गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। जब कॉपर बाहर चला गया, इसके बगल में Fe आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विस्थापन। मतलब आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। कमजोर था बेचारा, इसलिए इसको भगा दिया यहाँ से कि तू जा। तो ये कहलाएगा विस्थापन। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ये कहलाएगा विस्थापन। अब यहाँ Fe ने Cu को हटा दिया, भगा दिया इसको और खुद बैठ गया, तो अब क्या बन गया, ये बन गया FeSO4 आयरन सल्फेट और कॉपर बेचारा अलग किनारे जाके बैठ गया। तो यह है विस्थापन अभिक्रिया और इसका उदाहरण। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डाली जाती है तब क्या होता है, उसका रंग क्यों बदल जाता है? उसका रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि यहाँ आयरन सल्फेट बन गया, यह हरे रंग का हो जाता है। आयरन सल्फेट बनने के बाद क्या रंग हो जाता है, इसका हरा रंग हो जाता है और कॉपर अलग हो गया। तो इससे दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, विस्थापन अभिक्रिया क्या है और कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कीलें डाली जाती हैं तब क्या होता है और उसका रंग क्यों परिवर्तन होता है। चलिए आगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में क्या हुआ, एक ने दूसरे को भगा दिया। अब द्विविस्थापन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे। वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके लिए आपको याद करना है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन और अवक्षेपण दोनों का एक ही उदाहरण है, इसे तैयार कर लीजिए। तो दोनों में आप इसे लिख सकते हैं, द्विविस्थापन में भी लिखेंगे और अवक्षेपण में भी लिखेंगे। द्विविस्थापन का मतलब वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलते हैं एवं उत्पाद का निर्माण होता है, और ये जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है यह अवक्षेप के रूप में रहता है। मतलब टेस्ट ट्यूब में यदि हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसकी तलहटी में जमा हो जाता है, वो घुलता नहीं है, उसे हम कहते हैं अवक्षेप का निर्माण होता है। यहाँ क्या है, यहाँ है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब देखिए ये सल्फेट है और ये क्लोराइड है। अब क्या होगा, Na यहाँ आ जाएगा Ba की जगह पे और Ba कहाँ चला जाएगा, Na की जगह पे। ये दोनों का क्या हो गया, आयनों का आदान प्रदान हुआ। इसका प्लस इसके पास चला गया सल्फेट के पास, क्लोराइड का ये जो है ये Ba ये यहाँ चला गया और यहाँ से Na जो है वो यहाँ आ गया। तो देखिए क्या बन गया, पहले ये सोडियम सल्फेट था, अब बेरियम यहाँ आ गया तो ये बेरियम सल्फेट बन गया। और ये पहले बेरियम क्लोराइड था, अब Na इधर आ गया तो ये बन गया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हो गया। चलिए अगला देखें, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन और रेडॉक्स, ये तीनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ये। उपचयन में आप याद रखिएगा ऑक्सीजन की वृद्धि। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, उपस्थिति लिखेंगे नहीं आप, ये उप शब्द को मैं हाईलाइट करके बोल रहा हूं। एक ट्रिक है कि उप से आप याद रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति, लेकिन लिखना क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे कहते हैं हम उपचयन अभिक्रिया। जैसे ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। यहाँ क्या हुआ, पहले कॉपर बस था, अब क्या हो गया कॉपर ऑक्साइड, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। अगला अपचयन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसे कहेंगे हम अपचयन। अपचयन का उदाहरण यहाँ नहीं लिखा है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो अपचयन का उदाहरण और रेडॉक्स का उदाहरण दोनों का ये नीचे वाला है। पहले जान लें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, अपचयन जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि। और रेडॉक्स क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होगा और दूसरे अभिकारक का अपचयन होगा। मतलब एक उपचयित होगा और दूसरा अपचयित होगा, एक ही अभिक्रिया में दोनों चीजें होंगी, उपचयन भी होगा अपचयन भी होगा, तो उसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया।
जैसे ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिला तो बना क्या, कॉपर और H2O। अब यहाँ क्या, कौन उपचयित हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है, ये देखिएगा। यहाँ कॉपर ऑक्साइड के साथ ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन निकला और बन गए ये कॉपर। तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये हो गया अपचयन। यहाँ H2 है बस, और यहाँ क्या बन गया, H2O। यहाँ H2 को O मिल गया, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसे कहेंगे हम उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। तो यहाँ एक उपचयित हो रहा है, दूसरा अपचयित हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया।